हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपिका और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे द नोटबुक आईएएस के इस चैनल में, जहां पर हम द हिंदू से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं उनको डेली बेसिस पे बहुत ही विस्तार में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में देख लेते हैं आज के हमारे द हिंदू में क्या क्या महत्वपूर्ण आर्टिकल्स निकले हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन किसी से भी संबंधित हो सकता है, वो प्लेसेस इन न्यूज़ से संबंधित हो सकता है, वो दोस्तों संबंधित हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है। और उससे ही संबंधित एक आर्टिकल होता है हमारा न्यूज़ डिस्कशन में। आप वहाँ से उस आर्टिकल को ध्यान से देखिए और उसके आंसर को देने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू में निकले हुए हैं। देखिए, आज का हमारा पहला आर्टिकल क्या होगा। आप सभी ने पहले ही न्यूज़ पे देखा, पहले ही पेपर पे देखा होगा, पेज पे, यूएस यूके हिट हूती टारगेट्स इन यमन। यमन में हूती टारगेट को हिट कर रहे हैं लगातार वहाँ पे, बहुत ही जोर शोर में यूएसए और यूके मिल करके साथ में। अगली न्यूज़ होगी हमारी, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सेफ। पीआईआई से संबंधित एक न्यूज़ है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट। अगला आर्टिकल होगा हमारा, पंचायत अर्न ओनली 1% ऑफ देयर रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस। टैक्सेस से सिर्फ 1% वो अपनी आय को प्राप्त करते हैं, जो पंचायत होते हैं हमारे। उसके बारे में हम देखेंगे, कुछ डेटा निकला हुआ है, कुछ रिपोर्ट आई हुई है। और अगला आर्टिकल होगा हमारा दोस्तों, रशियन कॉस्मोनॉट सेट्स न्यू रिकॉर्ड द मोस्ट टाइम इन स्पेस। रशिया के एक कॉस्मोनॉट है, वो जो है जाकर के वहाँ पे स्पेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो उसको भी थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। अगला होगा हमारा ऑन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कंटिन्यूसली न्यूज़ में बना है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अभी उत्तराखंड से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला हुआ है। हालांकि हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है अपने न्यूज़ में, लेकिन अभी फिर से आर्टिकल निकल रहा है, तो उसको भी देखेंगे। अगला होगा, इंडिया मेड टाइफॉइड वैक्सीन एफिकेसी लास्ट फॉर 4 ईयर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी। हम देखेंगे कि ये वैक्सीन से संबंधित इंडिया ने कोई वैक्सीन बनाई है हमारे यहाँ पे, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए दोस्तों, न्यूज़ की अच्छी बात क्या होती है, करंट अफेयर्स की एक अच्छी भी बात होती है, बुरी भी बात होती है, कि आप कोई भी न्यूज़ कई महीनों तक कंटिन्यूसली चलती है। अब जैसे आप देखेंगे, यूसीसी की न्यूज़ कंटिन्यूसली कई महीनों से चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारी गलती हो जाती है कि क्वेश्चन आया फिर हम कर नहीं पाए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बहुत टाइम से न्यूज़ में है, तो कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें निकलती रहती हैं, तो ये लोगों की नज़र में है, पब्लिक डोमेन में है, तो इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऊपर से जैसे हूती और यहाँ पे यमन, उन सारे एरियाज़ पे जो है काफ़ी टाइम से वहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। तो हम एक न्यूज़ को फॉलो अप करते हैं या फिर उसको जाकर के डायरेक्टली एक जगह से कहीं पे देख लेते हैं, तो भी हमारा काम हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ में हम पहले अब अपने आर्टिकल्स की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हमारा क्या है दोस्तों। क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है। ए गोबी डेजर्ट, बी सहारा डेजर्ट, सी अटाकामा डेजर्ट, डी तकलामकान डेजर्ट। ये दोस्तों अटाकामा है, यहाँ पे ये एल नहीं आएगा, सॉरी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अटाकामा डेजर्ट एंड तकलामकान डेजर्ट। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान एंड तकलामकान रेगिस्तान। चलिए हम देखेंगे, इसी पे हमने आपको जो है एक मैप भी दिया हुआ है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों, बहुत ही जो है निराशाजनक बात है हमारे लिए कि आप लोग जो है हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। करिए यार प्लीज़, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ा सा आपको एक सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है आपको दोस्तों। आप लोग 72.7% लोग देखते हैं और फिर हमें सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा मोराल थोड़ा बूस्ट करने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए थोड़ा, हम और ज़्यादा, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब जो है इग्नोर मत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर देंगे तो भी और अच्छी बात है, और लाइक भी करिए आप जो चीज़ें देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं आज की पहला आर्टिकल हमारा क्या है। यूके हिट हूती टारगेट्स इन यमन। यमन में हूती टारगेट को यूएस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और अमेरिका मिल करके वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। बात क्या हो गई थी दोस्तों कि जॉर्डन में जहाँ पे यूएस के ट्रूप्स थे, वहाँ पे उनके 3 जो फोर्स के आदमी थे, उनको जो है मिलिटेंट्स ने मार दिया था। तो
तो इससे अब भैया यूएसए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। पहले से भी वो थोड़ा स्ट्राइक कर रहा था और उसने कई बारी वार्न किया था हूतियों को कि आप सब ये काम मत करो। रेड सी में वो जो कंटिन्यूअसली शिप पे जो है वेसल्स पे अटैक कर रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ के जो ट्रेड है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो यूएसए ने पहले भी वार्न किया था कि ऐसा मत करो, ये महंगा पड़ेगा आप लोगों के लिए। और यूएसए आप जानते हैं कि सुपर पावर है, तो उसके दोस्तों हर जगह हमारे यहाँ पे होता है कि हमारे आसपास के एरिया हमारे कोस्ट गार्ड्स होते हैं, ये होते हैं। वहाँ यूएसए का इस तरीके का है कि उनका पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ रीजनल कोस्ट गार्ड्स अलग है, साउथ के अलग है, वेस्ट के अलग है, मिडिल के अलग है। तो यहाँ पे भी उनके कोस्ट गार्ड वगैरह रहते हैं, उनकी आर्मी रहती है वहाँ पे, परमानेंट रहती है। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे? यमन के जो हूतीज़ हैं उनके ऊपर। ये हूती, इनको ईरान का समर्थन प्राप्त है, ये जो है जैदी समुदाय के लोग हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। द यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन लॉन्च स्ट्राइक्स अगेन 36 हूती टारगेट्स। 36 जगहों पे इन्होंने टारगेट किया हुआ है। अभी कल किया था तो कई लोगों के 40-42 लोगों की मरने की भी खबर थी कि हाँ वहाँ पे उन्होंने अटैक किया तो इतने लोग मारे गए थे। वहाँ पे उन्होंने कहा कि सिविलियंस ज़्यादा मारे गए थे, वहाँ की जो है ऑफिशियल्स ने क्लेम किया था। तो ईरान लिंक्ड ग्रुप्स फॉलोइंग अ डेडली ड्रोन स्ट्राइक इन जॉर्डन दैट किल्ड 3 अमेरिकन सोल्जर्स लास्ट वीकेंड। अब अमेरिका के सोल्जर को मारोगे भाई तो उसका तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एकदम से ये भी, जैसे इजराइल जो है हमास का सफाया करने और पूरे फिलिस्तीन का सफाया करने में लगा हुआ है, उसी तरीके से अब अमेरिका लग चुका है इन हूतियों का सफाया करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। ये फॉलो अप न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। इसके साथ में हम यहाँ के जो मैप है उसको थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट तरीके से रोज़ की डेली बेसिस पे थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। वो आपके स्टेट पीसीएस में हो, आपके यूपीएससी में हो, वो ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ दे कि हमें पता भी ना चले, हमने उस एस्पेक्ट पे सोचा भी ना हो। तो हम यहाँ पे सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं मैप के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ का। अब जो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं, देखिए ये रहा आपका रूबल खाली का यहाँ पे जो है डेजर्ट का एरिया है, और यहाँ पे ये अरेबियन पेनिनसुला है दोस्तों। यहाँ पे आसिर माउंटेन्स हैं और यहाँ पे होजाज माउंटेन्स है। गल्फ ऑफ अकाबा, ये रहा गल्फ ऑफ अकाबा, और ये गल्फ ऑफ सुएज इधर वाला रहा दोस्तों, ठीक है। और इस बीच को हम कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या कहते हैं? आपको जाके देखना है कि सिनाई पेनिनसुला पे बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुआ था कोई पूरे वर्ल्ड का। वो कौन सा समिट हुआ था? इसी सिनाई पेनिनसुला पे हुआ था। तो आपको पता करना है कि वो कौन सा समिट था दोस्तों, ठीक है। ये है आपका गल्फ ऑफ सुएज, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, सॉरी दोस्तों, ये है गल्फ ऑफ अकाबा आपका, ये गल्फ ऑफ अकाबा है आपका, ये है सुएज कनाल दोस्तों, ये है आपका रेड सी, और ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है दोस्तों, और ये है आपका अरेबियन सी, और यहाँ पे लुत डेजर्ट है दोस्तों ये, और यहाँ पे ईरानियन प्लेटू है ईरान का, और यहीं पे ही ये लुत डेजर्ट है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में लुत डेजर्ट से संबंधित। ऑप्शन में सॉल्ट डेजर्ट यहाँ पे है। कौन सा डेजर्ट है ये दोस्तों? सॉल्ट डेजर्ट है ये। एंड एल्ब्रुस माउंटेन, दिस इज एल्ब्रुस माउंटेन, और ये है जाग्रोस माउंटेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन्स और डेजर्ट का एरिया है। ये हमारे एग्जाम में आने की इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। और ये देखिए, ये है आपका चौरुस माउंटेन, एनातोलिया प्लेटू। आपने देखा होगा पिछली बारी जो है ये टर्की का पूरा एरिया है, ये टर्की है। तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आया था, बहुत ही भीषण अर्थक्वेक आएगा, 30-40 हज़ार लोग मरे थे दोस्तों यहाँ पे, मतलब बहुत भारी भयंकर अर्थक्वेक था वो अभी तक का। तो वहाँ पे यहाँ पे आया था, तो इसी एनातोलियन प्लेटू के ही आसपास आया था। इसी प्लेटू से जो है आपस में कुछ फ्रिक्शन हुआ था यहाँ पे आपस में, तो यहीं से ही वो स्टार्ट हुआ था वो जो यहाँ का अर्थक्वेक था। तो ये है एनातोलियन प्लेटू, और इधर टर्की लगता है ब्लैक सी के साथ में, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी के साथ भी इधर लगता है दोस्तों। और ये आपका टॉरस माउंटेन है, और ये यूफ्रेट्स रिवर है। यूफ्रेट्स रिवर ये आपका इराक का एरिया हो गया, ये इराक का हो गया दोस्तों, और ये आपका टर्की का एरिया हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये है, और ये है आपका टिग्रिस रिवर ये यहाँ से आ रही है ये, ठीक है दोस्तों। वो क्या कहते हैं, टर्की से सीधे निकल के ईरान के साइड में आ रही है।
ये ईरान हो गया, ये टर्की इराक हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये है टिग्रिस रिवर, यहाँ पे निकल के ये कहाँ जाती है, पर्सियन गल्फ में जाती है, यहीं से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? ये टॉरस माउंटेन के साइड से कहीं ओरिजिनेट होती है और ये पर्सियन गल्फ तक जाती है। ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये 3 कंट्रीज़ को जो है क्रॉस करती है। आपका टर्की हो गया और ये आपका इराक हो गया और फिर यहाँ पे आपका ये जो है ईरान हो गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे हल्का कन्फ्यूज़न हो रहा है दोस्तों, तो ठीक है कोई नहीं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा दे रही हूँ कि क्या क्या है। ये यूफ्रेट्स रिवर, टिग्रिस रिवर, ये तीन मतलब कंट्रीज से जाती है और ये टिग्रिस 2 कंट्रीज से जाती है। टॉरस माउंटेन हो गया, ये अनातोलिया प्लेटू हो गया, ये आपका एल्ब्रुस माउंटेन हो गया, ये जाग्रोस माउंटेन हो गया, सॉल्ट डेजर्ट हो गया। आपका वेस्ट एशिया का पार्ट है दोस्तों सारा का सारा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अरब, ईरान, इराक, सीरिया, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, आप देखेंगे तो ये रहा इज़राइल, ये छोटा सा इज़राइल, ये उसका वेस्ट बैंक वाला ये एरिया जहाँ पे लगातार वो अटैक कर रहा है। और इधर ही जो है ये एकदम छोटा सा देखेंगे दोस्तों, तो ये गाज़ा पट्टी है। गाज़ा पट्टी कंटिन्यूसली न्यूज़ में बना हुआ है, इसको भी मैंने आपको दिखाया था मैप पे। और ये रहा आपका कैस्पियन सी, और ये है आपका कॉकेसस माउंटेन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन दोस्तों, ये है आपका कॉकेसस माउंटेन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया है। और यहाँ पे देखेंगे नीचे तो जाकर के यहाँ पे इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और ये अफ्रीकन वाली एरिया आ जाएगा यहाँ पे। और ये नाइल रिवर है, आप देखेंगे तो ये नाइल रिवर जा रही है यहाँ पे, इधर से ये ब्लू नाइल आ रही है, इथियोपिया से ब्लू नाइल आती है। वहाँ का ताना जो है क्या है, लेक है इथियोपिया का, वहाँ से आती है आपकी ब्लू नाइल। और लेक विक्टोरिया से आती है आपकी वाइट नाइल। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो ये नाइल कहलाती हैं। ये रहा आपका नाइल रिवर, जो कि है आपका कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये इसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहलाता है, स्टेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। उसमें जो है 4 कंट्रीज़ आती हैं। मैंने कई बार आपको ये बताया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्रीज़ जो आती हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको अब बताना है कि वो चारों कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। मैंने कई बार आपको ये चारों कंट्रीज़ के नाम बताए हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, ये चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो इधर ही आगे जा कर के हमारा ये इंडिया का पार्ट आ जाता है दोस्तों। ये ईरान का पूरा एरिया है, ठीक है, ईरान, इराक, सीरिया और जो है ये टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने आर्टिकल की तरफ। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से इन सब एरिया से किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत दिनों से न्यूज़ में है। ये अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन सेफ। आज के टाइम पे जब से AI का काफ़ी ज़्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है ये मार्केट हमारा, और चैट GPT वगैरह है, और भी जो नेट और वेब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और लोगों का जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कंटिन्यूसली बेसिस पे लोगों का डेटा ब्रीच होता ही रहता है कहीं ना कहीं, कि कहीं पे साइबर अटैक हो गया, कहीं पे साइबर सिक्योरिटी को जो है ब्रीच कर दिया कुछ डार्क वेब के थ्रू, और वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशंस को ले लिया, फिर लोगों को ब्लैकमेल करने लग गए। तो इस टाइप की काफ़ी न्यूज़ेस रहती हैं। तो यहाँ पे बताया गया द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन सेफ। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PII बोलते हैं। इज एनी डाटा और इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी दैट कैन पोटेंशियली बी यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों कि वो इन्फॉर्मेशन और डाटा, किसी जो है कुछ लोगों का जो डाटा होता है वो किसी एजेंसी के पास जो रहता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पर्सन है, ये काम करता है, ये सारी चीज़ें इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो वो जो है क्या होता है आपका PII, और इसी को ही जो है चुरा करके साइबर सिक्योरिटी को जो ब्रीच करके इसको ले जाते हैं, तो फिर उसी से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लोगों को देखेंगे कि आप जो है उनको थ्रेट करके या फिर कुछ और चीज़ें करके उनसे पैसे वैसे उनके निकाले जाने लग जाते हैं लोगों। थ्रेट एक्टर्स कैन गेन एक्सेस टू एक्सपोज्ड PII। एक्सपोज्ड PII की मतलब कि आराम से अगर वो एक्सपोज PII है, पब्लिक आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है और उन तक पहुँच है उनकी, एंड मिसयूज इट टू लॉन्च टारगेटेड अटैक ऑन इंडिविजुअल्स, और फिर इसका मिसयूज करते हैं वो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फिक्स्ड अ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी इन इट्स ऑनलाइन पोर्टल months after a cyber security researcher reported it into the computer emergency response team। हमारा क्या है, CERT-IN जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT-IN।
कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। बात क्या हुई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा कॉरपोरेट अफेयर्स है उनकी जो साइट थी वहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी थी कि मतलब उसको आराम से अगर जो साइबर अटैकर्स है वो वहाँ पे पहुँच सकते थे और डेटा को उठा सकते थे। तो वहाँ पे एक रिसर्चर ने फिर इस चीज़ को इन्फॉर्म किया हमारे मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री ने फिर उस प्रॉब्लम को वहाँ पे फिक्स किया। तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये आर्टिकल निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी कॉरपोरेट अफेयर्स है उन्होंने अपने उस प्रॉब्लम को फिक्स किया, वो जो उनमें मतलब कि एक लूप होल था उनके डेटा में, उनके साइबर सिक्योरिटी में, तो उसको उन्होंने किया था। तो इसके साथ में हम आगे ये चीज़ें देख लेते हैं कि द वल्नरेबिलिटी रिपोर्टेड एक्सपोज्ड पर्सनल डिटेल्स लाइक आधार, पैन, वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ मोर देन 98 लाख डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। ये जो है जब रिसर्चर ने बताया कि यहाँ से जो है इनकी साइट से लगभग 98 लाख जो डायरेक्टर्स हैं इंडिया की जो कंपनीज हैं उनके डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है ब्रीच होने का बहुत ज़्यादा खतरा था। उनके क्या वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप समझ रहे हैं कि एक बार ब्रीच हो जाता तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इनको जो है उन्होंने फिक्स किया। द वल्नरेबिलिटी ऑल्सो एक्सपोज द पर्सनल डेटा ऑफ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज़। इसी के साथ में जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दोस्तों, वो और सेलिब्रिटीज़ हैं जो बड़े बड़े, उनका भी जो है डेटा यहाँ पे ब्रीच होने की पूरी संभावना बनी हुई थी। तो इसको देखते हुए एक रिसर्चर ने जो है उनको रिपोर्ट किया था हमारे सर्टीन को और उन्होंने उसको फिर फिक्स किया वहाँ पे। व्हाट इज़ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन? PII है क्या? पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन इज एनी डेटा और इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी दैट कैन पोटेंशियली बी यूज टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। जो कि मैंने आपको बताया कि जो PII होता है वो क्या होता है, वो होता है कि कोई भी एजेंसी या कंपनी के पास जो लोगों का डेटा होता है जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं उस इंडिविजुअल की पहचान स्थापित की जा सकती है। तो वो सारे डेटा, आप जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये वोटर आईडी, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी के ही साथ में एक होता है नॉन PII। दो तरीके के PII होते हैं, एक PII जो इंपॉर्टेंट होता है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा होता है नॉन PII जिससे जो है आइडेंटिफाई करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। देखिए यहाँ पे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो PII में है वो क्या क्या है? आधार, पैन, वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके PII में आती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ PII वेरी डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल्स होम कंट्री। सबकी जो होम कंट्री है लोगों की, वहाँ के हिसाब से उनकी जो है ये PII थोड़ी डिफर कर सकती है कि किसी का जो है PII किसी, जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड में किसी का सारा ही इन्फॉर्मेशन है, किसी के यहाँ कोई और कार्ड हो सकता है उन चीज़ों में उनका सारा इन्फॉर्मेशन हो, तो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट होती यही चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे नॉन PII इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स फोटोग्राफिक। जो नॉन PII नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें क्या क्या आता है? इंक्लूड फोटोग्राफिक इमेजेस स्पेशली ऑफ द फेस और अदर आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, जियोग्राफिक इंडिकेटर्स, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। All this information can be used to identify individuals accurately, and while access to one set of PII may be enough to compromise online security, access to multiple database can be used to identify and target individuals। यहाँ पे यही बात कही जा रही है दोस्तों कि ये सारी जो नॉन PII इंफॉर्मेशन है इनसे भी किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ और इन्फॉर्मेशंस को आपस में कलेक्ट करके जोड़ करके हम एकदम से पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति है, और उसके ही साथ में एक जगह से जो है और भी कई जगहों का डेटा हम ब्रीच कर सकते हैं और वहाँ पे जो है उसका जो साइबर अटैकर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी इससे ऑनलाइन जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होगी आराम से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव PII। सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव PII। ठीक है, नॉन सेंसिटिव PII इज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड अनइनक्रिप्टेड। जो नॉन सेंसिटिव PII है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, लोग जानते हैं कि जैसे मुझे लोग जानते हैं कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ या फिर मैं जो है किस रिलीजन की हूँ, तो ये नॉर्मल एक नॉन सेंसिटिव PII होता है जो पब्लिकली अवेलेबल होता है लोगों के पास में, और ये जो है अनइनक्रिप्टेड होता है। ये जो है कोई ऐसा नहीं कि इसको बहुत ही कूट भाषा में कहीं रखा गया हो, ये हर कोई जान सकता है नॉर्मल तरीके से। तो इसको हम जो है
नॉन सेंसिटिव PII में रखते हैं। दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज जिप कोड, रेस मेरी क्या है, जेंडर मेरा क्या है, रिलीजन, ये सब चीज़ें आपके नॉन सेंसिटिव PII में आती है। दे कैन नॉट बी यूज टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। इसको हम जो है ये ऐसे PII होते हैं जिनको एक्यूरेटली किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता जबकि इसके साथ में कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना अवेलेबल हो। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर द रिस्क ऑफ PII एक्सपोजर। PII एक्सपोजर के साथ में हमारे पास जो है रिस्क क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे दीज cyber attacks and weaknesses in digital infrastructure can lead to the exposure of citizens PII. Threat actors can gain access to exposed PII and misuse it to launch targeted attack on individuals. जो threat actors होते हैं वो जो है इसका टारगेट करके किसी इंडिविजुअल को इस उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके उनसे जो है उनको परेशान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिस अटैक कुड रेंज फ्रॉम फिशिंग अटैक्स विथ मैसेजिंग क्यूरेटेड विथ PII इन्फॉर्मेशन। जैसे किसी के पास, आपके पास भी मैसेजेस आते होंगे, किसी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और वो जो है आपके पास या किसी आपके एकदम से नोन के पास में मैसेज कर दिया कि हाँ आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, मैं ही हूँ या कुछ ऐसा है। तो एक तरीके का फिशिंग जालसाजी करके वहाँ पे जो है वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट कर लेना या उनसे जो है पैसे ले लेना या कुछ ऐसी चीज़ें कर लेना जो कि आपके जो है लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। तो यहाँ पे यही बात कही, दीज अटैक्स कुड रेंज फ्रॉम फिशिंग अटैक्स, ठीक है दोस्तों, टू फ्रॉडुलेंट ओपनिंग बैंक अकाउंट्स। किसी के नाम पे जो है एक फेक बैंक अकाउंट बना दिया जाए और वहाँ पे जा करके कुछ लोन वगैरह अप्लाई कर दे कोई, या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ें कर दे। एंड साइफनिंग फंड्स फ्रॉम अकाउंट्स अलॉटेड टू बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर। और जो गवर्नमेंट वेलफेयर का कुछ पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है किसी इंडिविजुअल के नाम पे और उसका जो है सारा का सारा डेटा किसी और जो है पर्सन के पास है, जो थ्रेट एक्टर्स हैं उनके पास में है। तो जाकर के उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला, सारा का सारा उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट से उसके नाम पे वो जो है वहाँ पे उसकी बेनिफिट को उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थ्रेट एक्टर्स में ऑल्सो यूज सच इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन सेल्युलर कनेक्शंस, क्रेडिट कार्ड्स एंड कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिजिटल अकाउंट्स। Threat actors are also known to sell exposed PII information to the dark web. देखिए यहाँ पे ये भी बात कही जा रही है कि आप जब कभी जाते हैं कहीं पे किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं, आपने वहाँ पे कोई फॉर्म फिल करवाया है या भी कोई भी किसी भी काम के लिए जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको जा करके सारा काम करवाने के बाद में उनसे अपने आँखों के सामने उसको डिलीट करवाना है। अपने जितना भी आपने आइडिया प्रूफ कुछ भी दिया है उसको डिलीट करवाइए, इवन उसको रिसाइकल बिन में भी जा करके डिलीट करवाइए। यहाँ पे यही कही जा रही है कि जो ये हमारे साइबर कैफ़े वगैरह, आप जानते हैं कि नॉर्मली साइबर कैफ़े के लोगों के पास में लोग फॉर्म फिल करवाने के लिए आते हैं तो उनके पास लोगों की इन्फॉर्मेशन तो ढेर सारी होती है, तो ये इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डार्क वेब के थ्रू लोग, जो डार्क वेब के, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास इन्फॉर्मेशन है और वो उस इन्फॉर्मेशन को उनको कुछ पैसे ऑफर करके ले सकते हैं कि हाँ हम आपको इतने पैसे दे देंगे, आप हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दीजिए। ऐसे केसेस कई आए भी हैं इसके पहले भी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको जो है उन चीज़ों को वहाँ से डिलीट करवाना है अगर आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं तो। और थ्रेट एक्टर्स ऑल्सो वही कि जो है जो थ्रेट एक्टर्स होते हैं उन्होंने आपका कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन और डार्क वेब को ले जा करके बेच दिया और वहाँ से उन्होंने पैसे ले लिए, उनका तो कुछ नहीं जाता, उनको पैसे मिल गए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हम जैसे लोगों की होगी। देखिए, व्हाट आर द रिसेंट इवेंट्स वेयर PII वाज कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वो कब कब कहाँ कहाँ हुआ था। 2023 में रिपोर्ट इमर्ज हुई थी टेलीग्राम में। टेलीग्राम वाज रिटर्निंग द पर्सनल डेटा ऑफ इंडियन सिटीजन्स हु रजिस्टर्ड विद द COVID-19 वैक्सीन इन टेली। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे जो हमारी वैक्सीन थी, जब कोविड-19 वो टेलीग्राम के थ्रू कुछ जो है हमारे पर्सनल डेटाज को कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कही गई थी कि जो है 2019 में कोविन पोर्टल पे जो लोगों ने अपना जो है अपने आप को रजिस्टर वगैरह करवाया था, वैक्सीन वगैरह ली थी, तो वो टेलीग्राम के थ्रू उसका जो है वॉयलेशन किया गया था। उसके अलावा A similar data breach was reported when an American cyber security company said that the PII of 815 million Indian citizens, including Aadhaar numbers and passport details, were being sold on the dark web. अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी ने ये क्लेम किया था कि इंडिया के 815 मिलियन लोगों का आधार कार्ड और उनका पासपोर्ट जो है
किसी डार्क वेब पोर्टल पे बेचा गया था, जिसको बाद में हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये पता लगाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कमेटी वगैरह और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जो है ऑफिशियल्स को भी लगाया था कि क्यों ऐसा हुआ था और यहाँ पे इस चीज़ को कैसे कहा गया यहाँ पे, ठीक है। तो वे एट द टाइम अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी रीसिक्योरिटी सेड इट कॉन्टैक्टेड मल्टीपल विक्टिम्स हु वेरीफाइड द वैलिडिटी ऑफ देयर डेटा। उन्होंने बताया कि हमने कई विक्टिम्स को जो है कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाइड एलिगेशन ऑफ बायोमेट्रिक डेटा लीक्स एंड वेल एज अ ब्रीच इन द कोविन पोर्टल। दोनों में उन्होंने कहा कि कोविन पोर्टल पे भी कोई ब्रीच नहीं हुआ था और जो है कोई भी लोगों का पर्सनल डेटा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था। इट डिड हाउएवर लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशन दैट लेड टू द अरेस्ट ऑफ मैन इन बिहार। बिहार के किसी इंसान को पकड़ा गया था और एक जुवेनाइल को, टीनेजर को भी पकड़ा गया था इसके चलते। अ डेटा ब्रीच वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड इन द रेल यात्री प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप लोग रेल यात्री, आपने देखा होगा एक ऐप है जिससे लोग ट्रेन टिकट वगैरह करते हैं, ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। तो जब आप वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो वहाँ से भी जो है डेटा ब्रीच का मामला सामने आया था। एडिशनली 67% ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस्ड ओवर 50% इंक्रीज इन डिस्ट्रप्टिव साइबर अटैक्स। जो 67% हमारे गवर्नमेंट और एसेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे लगभग 50% की वृद्धि देखी गई है साइबर अटैक्स में, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा कि एक साइबर अटैक एम्स के ऊपर हुआ था, जहाँ पे उन्होंने 200 करोड़ या 200 से 300 करोड़ के बीच में उन्होंने जो है पैसे मांगे थे। सारा एम्स का डेटा लॉक कर दिया था उन्होंने और कहा था कि आप हमें इतने पैसे प्रोवाइड करवाएंगे तो हम आपको जो है आपका सारा ये जो है आपको वापस करेंगे। तो पता नहीं उसमें क्या हुआ था, पैसा दिया गया था कि नहीं दिया गया था, ये बातें पूरी कंफर्म मतलब बाहर नहीं आई थी, लेकिन वहाँ पे भी एम्स के पूरे डेटा पे जो है हैकर्स ने उसको हैक कर लिया था, ठीक है दोस्तों। अ रिपोर्ट फ्रॉम रीसिक्योरिटी सेड furthermore a survey of 200 IT decision makers noted that 45% of Indian businesses experience more than 50% increase in cyber attacks। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने ये जो है पता लगाया, ये नोट किया कि 45% ऑफ इंडियन बिजनेस एक्सपीरियंस मोर देन अ 50% इंक्रीज इन साइबर अटैक्स। जो हमारे इंडिया के बिजनेसेस हैं 45% से भी ज़्यादा, वो सारे के सारे 50% से भी ज़्यादा उनमें इंक्रीज देखा गया है उनके जो है साइबर अटैक्स पे, उनके ऊपर साइबर अटैक कंटिन्यूसली हो रहे हैं आज के टाइम पे। और इंडिया जो है एक तरीके का इतनी सबसे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गई दोस्तों, और ऊपर से यहाँ पे ग्रोथ हमारी इतनी स्पीड में चल रही है, बाकी और पूरी वर्ल्ड में जो है ग्रोथ हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। आप देखेंगे G20 में भी सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग हम इकॉनमी है इस टाइम पे, और हमारा है कि हम जो है आगे आने वाले 2-3 सालों में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। जापान जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे और हम 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, जो कि अभी हम 5th नंबर पे है दोस्तों। तो इन सबको देखते हुए इंडिया एक जो है हब बन गया है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे दिखते हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, तो यहाँ पे अटैक्स करने वालों की जो है परसेंटेज, अटैक करने वालों का भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। How can one protect PII individuals may not be able to prevent leaks in database of government organization और services providers। जो कि मैंने बताया कि आप कैसे जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। जब आप कहीं पे इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, मान लीजिए आप किसी वेब पोर्टल पे गए, वहाँ पे आप कुछ वहाँ पे लेना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, या गवर्नमेंट की कोई साइट है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ऊपर HTTPS लिख के आ रहा है। HTTPS पूरा आना चाहिए। सिर्फ HTTP आ गया तो भी वो जो है सिक्योर नहीं है साइट, HTTP आ गया तो भी सिक्योर। आपको पूरा HTTPS देखना है, उसके जो अर्ल में आता है ऊपर लिख के आप देखेंगे, S का मतलब होता है सिक्योरिटी दोस्तों। तो वहाँ से जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि ये साइट सिक्योर है, यहाँ पे अब हम अपना डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं। ऊपर से आप देखेंगे दोस्तों कि जो stands secure and used by legitimate website to secure collected information from unsecured connections। some browsers में also use lock symbols। आप देखें जब कहीं किसी साइट पे आप जाते हैं तो साइड में एक जो है लॉक बना होता है, एक ताले जैसा बना होता है, तो वो भी साइट सिक्योर होती है। आप किसी भी साइट पे ब्राउज करते समय पहले ऊपर देख लीजिए कि वहाँ पे वार्निंग का साइन आ रहा है या वहाँ पे लॉक का साइन बना है और HTTPS लिखा हुआ है, तो मत मान लीजिए कि वो साइट सिक्योर है और वहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप जब कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कहीं पे आपको अपनी
पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो सिक्योर कीजिए कि वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो आप वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करें। वर्चुअल पर्सनल जो नेटवर्क होता है उसका ही इस्तेमाल करके आप जो है अपने डेटा को वहाँ पे सर्च करिए। और जब कहीं पे भी आपने किसी साइबर कैफे में या कहीं पे भी अच्छा ऐसा किया है तो उसको वहाँ से पूरा का पूरा डिलीट करिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक ये सारे काम करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकती है और अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन पे थोड़ी सी नज़र बनाए रखिए और जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे ही इनका जो है इस्तेमाल करिए। अननेसेसरीली कहीं भी इसका इस्तेमाल करने से इसके डेटा ब्रीच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई दोस्तों, तो हमने देख ली है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। चलिए इसी के साथ में मैंने आपको सारा ये क्या है PII इन्फॉर्मेशन, जो हमारा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सारा बता दिया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए ऑन उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम देख लेते हैं। सिविल कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे DPSP का पार्ट है दोस्तों। DPSP आर्टिकल DPSP में आर्टिकल 44 और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? आर्टिकल हमारा DPSP का 36 to 51। कितने आर्टिकल हैं हमारे DPSP में? 36 से 51 तक के हमारे आर्टिकल है। इसी में ही आता है हमारा आर्टिकल 44 जिसमें कहा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और जब हमारे लॉ मेकर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे जिस टाइम पे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के और कई सारे प्रावधानों को लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न था कि हम इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर में रखें कि हम इनको DPSP में डालें। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो DPSP है, हम डायरेक्टली उसका वॉयलेशन होने पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होने पर हम डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसी चीज़ का डिबेट था। तो उस टाइम पे UCC को भी लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी कुछ लोगों के बीच में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट बना देना चाहिए हमें। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अभी जो है हमारी सिचुएशन वैसी नहीं है कि हम इसको फंडामेंटल राइट का पार्ट बना सके, लेकिन बाद में ये बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि UCC वॉज डिजायरेबल, इट शुड रिमेन प्योरली वॉलंटरी। ये पूरे तरीके से लोगों की इच्छा पर निर्भर करना चाहिए UCC को। उस टाइम पे उन्होंने कहा ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस, शुरुआती दौर में जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, जब हम आज़ाद हुए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको पूरे तरीके से लोगों की स्व इच्छा पे निर्भर होना चाहिए। अभी जो है इसको गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है लगाने के लिए, लेकिन बाद पे इसमें हम इसके ऊपर जो है स्टेप ले सकते हैं। और कुछ लोग अभी जैसे कह रहे हैं कि उस टाइम पे भी जो मेंबर्स थे, जैसे नज़ीरुद्दीन अहमद फ्रॉम बंगाल आर्ग्यूड दैट इट वुड कम इन द वे ऑफ आर्टिकल 19। जब ड्राफ्ट हमारा तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब जो है आर्टिकल 19, जो कि अभी आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 25 हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है दोस्तों। और आर्टिकल 25 क्या कहता है? हम अपने जो है कंसाइंस को आबाद रूप से फॉलो कर सकते हैं, कि मतलब हम किस धर्म का पालन करना चाहते हैं, उसका प्रचार, उसका प्रशासन करना चाहते हैं, वो आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन इस पे कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप युक्त प्रतिबंध हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं दोस्तों, जिससे कि वो पब्लिक ऑर्डर वगैरह को जो हमारा उसको ब्रीच ना करे। तो इस वजह से जो है कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए हैं। उसके अलावा आप इसको पूरे तरीके से अपने कॉन्शियस के साथ में फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि 19 नाउ आर्टिकल 29 विच गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। स्वास्थ्य को लेकर के, नैतिकता को लेकर के और पब्लिक ऑर्डर को लेकर के जो है इस पे कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते थे। तो यहाँ पे ये बात हुई है। और UCC को अभी जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं धामी जी, उनको यहाँ पे उन्होंने जो है एक कमेटी गठित की थी 2022 में ही UCC के ऊपर, कि UCC को हमारे उत्तराखंड में कैसे लागू किया जा सकता है। और इन्होंने, इनका इलेक्शन का भी ये प्रोपेगेंडा था एक तरीके का, कि हम जो है जब आ जाएंगे, री इलेक्ट हो जाएंगे, तो जो है हम UCC को लागू करवा देंगे अपने यहाँ पे। तो उसको देखते हुए फिर ये कमेटी फॉर्म की गई थी और अब जो है उस पर बात हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थी रंजना प्रकाश देसाई, इन्हीं की जो है, इन्हीं की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी का गठन किया था। वो अभी वो UCC का जो रिपोर्ट है वो दे रही हैं CM धामी को। तो इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि व्हाट अबाउट द उत्तराखंड UCC।
उत्तराखंड यूसीसी के बारे में, वहाँ पे आप सभी जानते हैं, जो कुछ अपोजिशन के वो लोग भी बोल रहे हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन में लगभग 2.9% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन हैड नॉट कंसेंटेड टू द यूसीसी, क्योंकि जो 2.9% लोग हैं वहाँ पे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, एसटी लोग हैं उत्तराखंड में पूरी पॉपुलेशन का 2.9% के आसपास। तो कहा जा रहा है कि उनसे तो कोई कंसेंट, उनसे कोई सहमति नहीं ली गई है। हालांकि जो यूसीसी में की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने बताया है कि आप जो है जो एसटीज लोग हैं इनको इस चीज़ से बाहर कर दीजिए, किसी के रिलीजन और इन सब चीज़ों को इस यूसीसी से बाहर रखिए, जिससे कि उनके ऊपर जो है कोई इस तरीके का हम वो ना लगाए। उसके बाद उसके आगे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे और भी कहा जा रहा है द वन गुज्जर ट्राइब, अ मुस्लिम नोमैडिक ट्राइब, जो मुस्लिम इधर उधर टहलने वाले लोग होते हैं अपना जीविका चलाने के लिए, मुस्लिम नोमैडिक ट्राइब विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 60,000 लोग हैं ये लगभग, हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशंस ओवर द लॉ। इन्होंने जो है थोड़ा संशय व्यक्त किया है इस जो है लॉ के ऊपर। ये वन गुज्जर ट्राइब्स हो गई और जो है मुस्लिम नोमैडिक ट्राइब्स हो गई जो कि 60,000 के आसपास है, तो इन्होंने भी इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की हुई है कि ये लागू होगा तो हमारी जो है चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरवीन होगा। उसके अलावा ये जो व्हाट चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड, उसके अलावा दोस्तों बात ये है कि जो हम इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी हुई है तो वहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि आप जो है इन सारे ही रिलीजन और इन लोगों को थोड़ा सा इस यूसीसी के पेरीफेरी से बाहर रखिए। इसके पहले भी यहाँ पे एक जो है लॉ कमीशन से मांगी गई थी रिपोर्ट 2018 के आसपास की हम जो है हमें लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यूसीसी। तो लॉ कमीशन ने उस टाइम पे बोल दिया था कि अभी ये ज़्यादा फीजिबल नहीं है, हम इसको अभी के सिनेरियो में लागू नहीं कर सकते हैं। और लेकिन उन्होंने बोला था कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं किसी भी हमारी सोसाइटी किसी भी धर्म का, जो रूढ़िवादी विचार है या कुछ ऐसी जो महिलाओं के खिलाफ चीज़ें हैं, तो उनको गवर्नमेंट को ज़रूर से एड्रेस करना चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि यूसीसी को हम काफ़ी दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं। यूसीसी किन चीज़ों से संबंधित है? यूसीसी संबंधित है जो महिलाएं हैं उनके राइट से, जो गोद लेने का, एडॉप्शन का, शादी का, इन सब चीज़ों के जो राइट्स हैं उनको इक्वली जो है सारे धर्मों में पुरुष और महिलाओं के सारे इन सारे अधिकारों को समान करना, यही इसका उद्देश्य है दोस्तों। और इसके आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे और इनके जो ये इन्होंने ड्राफ्ट दिया हुआ है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है इसमें एज वगैरह सेम ही रखी गई है, 18 साल लड़कियों के लिए शादी की और जो है 21 साल लड़कों के लिए। उसके आगे व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है शाह बानो बेगम केस में 1985 में उन्होंने जजमेंट दिया। लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हाथ खड़े करके मना कर दिया दोस्तों कि हम जो है इसमें कोई इंटरवेन ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा मामला हमारे विधायिका का है, हमारे पार्लियामेंट का है, क्योंकि कानून का निर्माण वही करती है, तो हम इसमें ऐसा कुछ स्टेप नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ में बाद में भी वही चीज़ उन्होंने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 एंड जॉन वेला मैट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में भी ये बातें उन्होंने कही कि हम जो है इसको पार्लियामेंट इंप्लीमेंट कर सकती है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। रिवाइविंग द पुश फॉर अ यूसीसी 6 petitions वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट बिटवीन 2021-22 सीकिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिवोर्स मेंटेनेंस एंड एलिमनी लॉज ऑन द ग्राउंड दैट दे discriminated against women, thereby violating Article 14, Article 15। आर्टिकल 14 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और आर्टिकल 15 में क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड जेंडर। आप जानते हैं जो हमारा आर्टिकल 15 है वो जो है किसी भी लिंग, किसी भी धर्म के आधार पर विभेद को जो है ख़त्म करने की बात कहता है। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को आधार बनाते हुए कहा कि जो है देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्योंकि जो हर धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं वो जो है किसी ना किसी तरीके से मेन और विमेन के बीच में, पुरुष और महिलाओं के बीच में किसी ना किसी तरीके का जो है भेदभाव करते हैं, आप देखेंगे। और इसी के ही साथ में जो गोद लेने का अधिकार है, जो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार है, उत्तराधिकार का जो अधिकार है, वो हिंदुओं में भी आप देखेंगे कि औरतों को नहीं मिल पाता है घर में, वो मिलेगा तो उनके पिता से बेटों को ही जाएगा, वो लड़कियों में नहीं जाता है। हालांकि इस पे लॉज वगैरह बना दिए गए हैं कि जो है अब इक्वली राइट्स होता है उनके घर पे जो है औरतों का भी, लड़कियों का भी, उनकी संपत्ति पे, लेकिन इसको भी अभी तक कोई फॉलो नहीं करता। एक तरीके का आप मॉरल ऑब्लिगेशन कह लीजिए।
नैतिक बाधा कह लीजिए लोगों की कि जो है इसको अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट हैज़ द लॉ कमीशन सेड, लॉ कमीशन जो है जब बनाया गया था 2018 में, तो 21st लॉ कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान सबमिटेड अ 185 पेज कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ, रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ के बारे में, जो पारिवारिक कानून है उसके रिफॉर्म में। व्हेन इट ऑब्जर्व दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। उन्होंने कहा कि अभी के स्टेज में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना तो वो जो है इच्छित ही है और ना ही ये जो है अभी आवश्यक ही है लागू करना। द रिपोर्ट stated that a unified nation did not necessarily need uniformity। उन्होंने ये बहुत ही कहे कि एक ये कथन कहा, क्या कहा उन्होंने कि क्या कहा, यूनिफाइड नेशन डिड नॉट नेसेसरीली नीड यूनिफॉर्मिटी। एक जो है यूनिफाइड नेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी को ही ला दिया जाए, ठीक है। हम अपनी अखंडता को बनाने के लिए हर चीज़ को सेम बना दें, ये जो है ज़रूरी नहीं है, उन्होंने ये कहा। और यूसीसी से लोग यही कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। आप देखेंगे कि इतनी खूबसूरत है हमारी कंट्री, है तो खूबसूरत दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए पहली ऐसी कंट्री आप देख सकते हैं जहाँ पे दुनिया के 8 जो सबसे मोस्ट पॉपुलर धर्म है, 8 के 8 धर्म के लोग जो है हमारी कंट्री में एक साथ रहते हैं और वो भी बहुत टाइम से रह रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री की खूबसूरती ही कहिए। बाकी इसमें यही कहा गया कि आप जो है अभी ये जो है ज़रूरी नहीं हमारे लिए। उसके आगे एडिंग दैट सेक्युलरिज्म कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्लूरैलिटी प्रिवेलेंट इन द कंट्री। सेक्युलरिज्म हमारे प्लूरैलिटी को प्रिवेंट नहीं करती है जो हमारी कंट्री में है। तो इसलिए इन्होंने ये सब मिला के कहा कि जो हमारा 21वां लॉ कमीशन था 2018 में बनाया था गवर्नमेंट ने, उन्होंने जो है एक तरीके से यूसीसी को इस टाइम पे डिनाई कर दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जून 14 लास्ट ईयर 22nd लॉ कमीशन, 22वें लॉ कमीशन जो है किसकी जो है अध्यक्षता में बनाया, वो बनाया उन्होंने ऋतुराज अवस्थी के अध्यक्षता में बनाया, जो कि कर्नाटका के जज थे। और उन्होंने कर्नाटका को जो है गवर्नमेंट ने स्कूल्स में हिजाब पे जो बैन लगाया था उसको उन्होंने सही ठहराया था। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी गई दोस्तों कि उन्होंने उस चीज़ को सही ठहराया था और उन्हीं को जो है बनाया गया था 22वें लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। और उन्होंने यूसीसी को रिकमेंड किया कि हाँ लगाया जाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपना जो है जजमेंट दिया था 22वें लॉ कमीशन ने। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फॉलोइंग उत्तराखंड फुट स्टेप्स टू अदर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, मध्य प्रदेश जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, वहाँ पे भी उन्होंने कमेटी अपॉइंट करने की बात कही है कि हम भी धीरे धीरे अपने यहाँ पे यूसीसी लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आएंगे। देखिए तो जो हमारा फंडामेंटल राइट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह रेज किए जा सकते हैं। एक तो आपका हो गया ये 22वां लॉ कमीशन हो गया, 21वां लॉ कमीशन हो गया। दूसरी चीज़ है कि अगर यूसीसी आता है तो हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपके फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, अब मान लीजिए 25 हो गया दोस्तों, आर्टिकल आपका हो गया, यहीं पे हमने देखा 14 और 15 हो गया। हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 35 तक है, 12 से लेके 35 तक है। और पार्ट किस पार्ट में आता है हमारे, ये पार्ट में आता है दोस्तों, थर्ड में आता है, थर्ड में आता है हमारे, थर्ड पार्ट में आता है फंडामेंटल राइट्स, और 12 से लेकर के 35 तक है। और ये जो है इसके उल्लंघन वॉयलेशन होने पे हम दौड़ के कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें थी यहाँ पे मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अपना अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें हमने कई बार चर्चा की है यूसीसी के बारे में, डिटेल तरीके से आपको बताया कि पहला जहाँ पे यूसीसी लगा हुआ है वो एक तरीके से गोवा में लगा हुआ है इस टाइम पे। गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहाँ पे लगा हुआ है, गोवा सिविल कोड कह दीजिए, जीसीसी एक तरीके से। जब 1961 में पुर्तगाली वहाँ से गए थे तो वहीं पे जो है उसी टाइम पे वहाँ पे लगा हुआ था गोवा सिविल कोड, तो वो अभी तक चल रहा है। वही हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं आप बातें की जा रही हैं आगे लाने के लिए। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट इंक्रीजेस विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, ये थोड़ा पहले की न्यूज़ है लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये टर्म बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ को पिक किया हुआ है, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है दोस्तों, जब किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को अचानक से बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसके ऊपर जब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसी को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ये अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने लगाने की बात कही है, क्योंकि क्रूड ऑयल से उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है कुछ कंपनीज़ को, तो उस पर उन्होंने टैक्स को बढ़ाने की बात की है
तो जब अचानक से किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए, एक एवरेज मुनाफे से भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाए एकदम सडनली, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, विंडफॉल टैक्स। ठीक है दोस्तों, द गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। जो हमारे डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है 3200 पर टन फ्रॉम 1700 पर टन। पहले 1700 पर टन था, उसको बढ़ा करके क्रूड ऑयल पे उन्होंने 3200 पर टन कर दिया है विंडफॉल टैक्स को। इसको क्यों किया उन्होंने? द टैक्स इज लिवीड ऑन द फॉर्म ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, SAED, साइड SAED एडिशनल, क्या कह रहे हैं दोस्तों इसको, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, इसके फॉर्म में लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन, SAED ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड जेट फ्यूल्स, जेट फ्यूल्स मतलब जो हमारे जेट वगैरह में यूज होते हैं दोस्तों, और ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं, ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो हमारे प्लेन वगैरह में यूज होती है। जेट फ्यूल हो गया, जो हमारे फाइटर प्लेन और जेट्स वगैरह होते हैं वो जो फ्यूल हो जाते हैं उसके, हैज़ बीन रिटेन्ड एट निल। इनमें जो है बिल्कुल भी विंडफॉल टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन जो हमारा घरेलू क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है उस पे विंडफॉल टैक्स जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाया। बाकी इन पे डीजल पे, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल पे, पेट्रोल पे, जेट फ्यूल पे, ATF पे और जो है इस पे बिल्कुल भी विंडफॉल टैक्स नहीं बढ़ाया। द न्यू रेट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी, 3 फरवरी से वो जो है इफेक्टिव होंगे। इंडिया फर्स्ट इम्पोज विंडफॉल, हमने पहली बार विंडफॉल कब लगाया था? विंडफॉल टैक्स हमारे यहाँ पे पहले हम नहीं लगाते थे। पहली बार विंडफॉल टैक्स कब लगाया था? 1 जुलाई 2022 को। ज्वाइनिंग नेशंस टैक्सिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ एनर्जी फर्म्स, एनर्जी फर्म्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था अचानक से, तो उस पर जो है विंडफॉल टैक्स लगाया था हमारी गवर्नमेंट ने। और पहली बार कब लगाया था हमने? 1 जुलाई 2022 से। तो मैंने आपको बता दिया विंडफॉल टैक्स क्या होता है दोस्तों। तो क्योंकि ये टर्म्स होते हैं, इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं, तो कभी डायरेक्टली ऐसे विंडफॉल टैक्स क्या होता है, नीचे कई ऑप्शंस दे दिए गए, तो उसमें कई तरीके के ऑप्शन बना दिए गए विंड से रिलेटेड ही कोई, कि हाँ जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आया वहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई हो, तो वहाँ पे अगर कोई कंपनी है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो विंडफॉल टैक्स कहलाता है। तो हम ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ विंडफॉल से ही संबंधित जो है ये विंड से रिलेटेड है, तो इससे जो है ये हो सकता है, तो हमारे लिए वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है वो, तो इसलिए मैंने आपको ये टर्म बता दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगली न्यूज़ क्या है? चिली वाइल्ड फायर्स किल एट लीस्ट 51 इन अनप्रेसिडेंटेड कैटास्ट्रॉफ। चिली में, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है दोस्तों, वहाँ पे जंगलों में आग लग गई है, जो उसका बीच का एरिया है जहाँ पे पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या रहती है वहाँ पे लोगों की। वहाँ पे लगभग 51 लोगों को कम से कम जो है अभी तक उस आग से मारे जा चुके हैं। वाइल्ड फायर्स ब्लेजिंग अक्रॉस चिली हैव किल्ड एट लीस्ट 51 पीपल विद फ्लेम्स कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड ऑन संडे। लगातार वो आग बढ़ती जा रही। प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक हैज़ डिक्रीड a state of emergency in the central and southern part of the country due to catastrophe as dry conditions and temperatures soaring to 40 डिग्री टेम्परेचर, और जो है शुष्कता वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो है आप जानते हैं कि अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? अटाकामा डेजर्ट है आपका चिली में ही, और वो बहुत ज़्यादा ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अभी हम इससे मैप भी देखेंगे, उसको भी एक बार रिवाइज करेंगे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। और ये जो है यहाँ पे जो आग लगी है वो कहा जा रहा है कि जो एल नीनो वाली सिचुएशन है उसकी वजह से वहाँ पे शुष्कता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कि जो पेरू का कोस्ट होता है आप जानते हैं, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब, तो पूरे एक तरीके के आप कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड की जो विंड होती है वो वहाँ पेरू कोस्ट पे जाने लग जाती है, तो इससे पूरे वर्ल्ड की जो क्लाइमेट होती है वो प्रभावित होती है। जो रेनफॉल होती है वो प्रभावित हो जाती है, और जगहों पे उतनी रेनफॉल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर जो है विंड उस तरीके से काम नहीं कर पाती, मॉइस्चर को जो है ले करके कंडेंसेशन नहीं हो पाता, और सारी हवाएं उड़ करके आपके पेरू कोस्ट पे चली जाती हैं। वहाँ पे एकदम सडन अगर लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, काफ़ी हाई लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हवाएं वहीं पे जाने लग जाती है और वहीं पे बारिश वगैरह होती है। हालांकि चिली उसके पड़ोस में ही पड़ता है, पेरू के बगल में ही पड़ता है, लेकिन वहाँ से भी जो है हवाएं जब उधर चली जाएंगी पेरू की तरफ, तो यहाँ पे भी जो है ड्राई और शुष्कता बढ़ गई है। तो इस वजह से भी जो है ये फायर उस पर काफ़ी ज़्यादा, एल निनो इस फायर में एक तरीके से क्या कहते हैं, आग में घी का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है
साउथ अमेरिका का मैप दे दिया है, फिजिकल मैप है। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ पे क्या है। देखिए यहीं पे है ये वाला एरिया, यही है चिली दोस्तों। ये चिली वाला एरिया है दोस्तों, और यहीं पे ही, यहीं बीच के ही एरिया में जो है आग लगी हुई है, फायर जो अभी ये हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा ये एंडीज है, एंडीज माउंटेन है ये, इसके साइड साइड से। एंडीज माउंटेन कहाँ है? साउथ अमेरिका में है दोस्तों। और रॉकीज कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के साइड में। ये एंडीज माउंटेन देखिए, ये सारा का सारा एंडीज माउंटेन है ये एंडीज माउंटेन है। और यहीं पे ही आपका एक हो गया ये अकांकागुआ माउंटेन हो गया, और यहीं पे ही आपका अटाकामा डिजर्ट है दोस्तों। यहीं पे ही आपका अटाकामा डिजर्ट है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट डिजर्ट कहलाता है, जहाँ पे आप समझ लो कि 0.03 mm की बारिश होती है पूरे साल भर में। मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आपको जैसे ऑप्शन क्वेश्चन वगैरह आ गया, आपको लगेगा कि नहीं सहारा रेगिस्तान बहुत न्यूज़ में रहता है, वहाँ पे हो सकता है, लेकिन सबसे ड्राइएस्ट है आपका अटाकामा डेजर्ट। ये है अटाकामा डेजर्ट, ये देखिए दोस्तों, ये है अटाकामा डेजर्ट आपका। ठीक है दोस्तों, ये ग्रैंड चाको है, ये आपका पैटागोनिया पैम्पास, ये पैटागोनिया प्लेटू है आपका। यहाँ पे ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ब्राज़ील की कंट्री है इधर। और ये गुयाना हाईलैंड है, गुयाना हाईलैंड दोस्तों यहाँ पे ये। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका अमेजन बेसिन है, ये पूरा अमेजन बेसिन है दोस्तों। और ये रहा आपका गुयाना बेसिन यहाँ पे। और ये कोस्ट रेंजेस हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये उसको हम कोस्ट रेंजेस बोलते हैं यहाँ पे। ये पूरी की पूरी आपकी एंडीज हो गई। ये पंपास जो ग्रास लैंड है, पंपास ग्रास लैंड कहाँ पे है दोस्तों? वो है आपका साउथ अमेरिका में, ये याद रखना है। ये रहा आपका पंपास ग्रास लैंड। आप देखते होंगे कि डॉन ग्रास लैंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और हमारे जो है एशिया में भी ग्रास लैंड है, कई इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड है। तो ये पंपास कहाँ पे है? ये आपका पंपास है साउथ अमेरिका में। चिली बेसिन इधर है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पे ही जो है ये अटकामा डेजर्ट, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो अटकामा डेजर्ट यहीं पे है। तो आपको ध्यान से जो है सारा यहाँ से आंसर निकालना है, और आपको वहाँ पे जा कर के आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, और ये अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर है। ठीक है, माउंट्स ऑफ द अमेजन, माउथ ऑफ द अमेजन। और यहाँ पे जो है ये अमेजन जाकर के किधर गिरती है? ये साउथ अटलांटिक ओशन है ये इधर, ये दोस्तों। और ये इधर है साउथ पैसिफिक ओशन, मतलब इधर पैसिफिक ओशन है, इधर अटलांटिक ओशन है। क्वेश्चन अगर आ गया कि जो अमेजन रिवर है वो कहाँ पे जाके गिरती है, किस ओशन में गिरती है, तो वो ओशन में किस में गिरती है? आपके अटलांटिक ओशन में गिरती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए कोटापैक्सी माउंटेन, ये पेरू वाला एरिया है दोस्तों, यही है पेरू वाला एरिया। और चिम्बोराजो ये है माउंटेन एक, ये भी इंपॉर्टेंट माउंटेन है। मैं आपको बस जगह जगह बता दे रही हूँ कहाँ कहाँ पे है। एंड एंकोह्यूमा ये रहा आपका बोलीवियन प्लेटू, बोलीविया यहीं पे है, और बोलीवियन प्लेटू ये है, देख लो दोस्तों। ठीक है, मातो ग्रासो प्लेटू ये रहा आपका, देख लीजिए दोस्तों। सब एकदम ध्यान से मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेंगे, तो कभी क्वेश्चन कल को पूछेगा तो हमारे निगाहों में एक बारी आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें थी, तो हम उसका आंसर देने में हमें आसानी हो जाएगी। और कब किस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले हमें नहीं मालूम होता है, कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है दोस्तों। तो हम जो है अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से करते हुए चलेंगे, जिससे कि ये है पराना रिवर, वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की दोस्तों। और ये पराग्वे रिवर है, पराग्वे। ठीक है दोस्तों, और ये अर्जेंटीना, ये नाम यहाँ पे अभी थोड़ा सा, पराना पराग्वे काफ़ी ज़्यादा फेमस यहाँ के रिवर्स हैं, ये हमें याद रखनी है। ये कहाँ की हैं? साउथ अमेरिका की दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी इस जो है मैप से रिलेटेड, तो आप इसको देख लीजिएगा और थोड़ा सा रिवाइज मार लीजिएगा, जो कि आपके बहुत काम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज़ में चल रही है। तो और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी दोस्तों, वो क्या थी? इंडिया मेड टाइफॉइड वैक्सीन एफिकेसी लास्ट फॉर 4 years। इंडिया ने एक टाइफॉइड की वैक्सीन बनाई हुई है, वो कौन सी है? बनाई किसने है? उसको बनाई है हमारे भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने ये वैक्सीन बनाई है, और वैक्सीन का क्या नाम है दोस्तों? टाइप बार। ठीक है दोस्तों, भारत बायोटेक्स कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड टॉक्सोइड वैक्सीन टाइप बार, लास्ट फॉर एटलीस्ट 4 years। 4 साल कम से कम इसका असर रहता है। ये पहले फेज में इन्होंने जो है
एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया है? द एफिकेसी ऑफ द कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड वैक्सीन एट द एंड ऑफ 4.3 ईयर्स ऑफ मीडियन फॉलोअप वाज 70.6% फॉर चिल्ड्रन एज्ड 9 months to 2 years. The efficacy was over 79% इन चिल्ड्रन अबव 2 years. 2 साल से ऊपर के जो बच्चे थे उनमें जो है 79 बच्चों में जो है इसकी इफिकेसी देखने को मिली है, और जो चिल्ड्रन एज 9 मंथ 9 महीने से लेकर के 2 साल तक के थे वो 70.6% चिल्ड्रंस में जो है इसकी इफिकेसी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मलावी अफ्रीका की जो है कंट्री है, वहाँ पे इन्होंने इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या है? द ट्रायल वाज कैरीड आउट इन मलावी अफ्रीका, अ टाइफॉइड फीवर एंडेमिक सेटिंग इन चिल्ड्रन एज 9 months to 12 ईयर। 9 से लेकर के 12 साल के बच्चों तक पे इन्होंने इसका जो है एक्सपेरिमेंट किया था, और उस पर क्या निकल के आया कि चिल्ड्रन वर वैक्सीनेटेड विद अ सिंगल डोज ऑफ द वैक्सीन। सिंगल डोज दी गई थी वैक्सीन की ड्यूरिंग द पीरियड February to September 2018 में उनको जो है सिंगल डोज दी गई थी इस वैक्सीन की। वैक्सीन का नाम क्या था दोस्तों? टाइप बार था, और इसको बनाया हमारे हैदराबाद बेस्ड जो है भारत बायोटेक ने। और 14,069 children received the typhoid vaccine while the remaining 14,061 children received the control vaccine men A। एक कंट्रोल वैक्सीन थी जो जिसका नाम है men A। आधे बच्चों को, लगभग आधे बच्चों को men A दिया गया और आधे बच्चों को लगभग आपका टाइप बार दिया गया। द एफिकेसी एट द एंड ऑफ 4.3 ईयर्स ऑफ मीडियन फॉलो अप, जो माध्यमिक फॉलोअप था उसमें हमने देखा कि 70.6% इन चिल्ड्रन एज 9 months to 2 years। वही जो मैंने आपको बताया कि 79 से 9 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों के बीच में 70.6% बच्चों में ये जो है इसका हमने असर देखा। ये जो है काफ़ी 4 साल तक कंटिन्यूसली 4.3 ईयर्स तक ये चली है। द एफिकेसी इन चिल्ड्रन एज 2 to 4 years, 2 से 4 साल तक के बच्चों में 79.6% बच्चों में ये हमने देखी है। वहीं पे इसकी इफिकेसी हमने देखी है, इसकी प्रभावोत्पादकता हमने देखी है 79.3% चिल्ड्रन में जिनकी एज 5 से लेकर के 12 साल तक की थी। ठीक है दोस्तों। द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन वाज 6 to 1 टाइफॉइड इन्फेक्शंस पर 1000 वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। The estimated reduction in vaccine efficacy over time was only 1.3% per year। इसके जो है इसके क्या कहते हैं प्रभावोत्पादकता में कमी 1.3% के हिसाब से ही हर साल में कमी देखने को मिली है। बाकी जो है ये चीज़ें थी दोस्तों। और इसी के ही साथ में हमारे यहाँ पे करंटली देयर आर 2 कॉन्जुगेटेड टाइफॉइड वैक्सीन। हमारे पास 2 टाइफॉइड की वैक्सीन है। वो कौन कौन सी हैं? द टाइप बार TCV टाइफॉइड वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, टाइप बार TCV टाइफॉइड वैक्सीन एक ये हो गई जिसको हमारे भारत बायोटेक ने बनाया हैदराबाद की। और दूसरी है आपकी रिसीव और इसको जो है WHO की प्री क्वालिफिकेशन जो है 2017 में मिल चुकी है। उसी के बाद से इन्होंने ट्रायल शुरू किया यहाँ पे। एंड बायोलॉजिकल ईज कंपनी का नाम है, बायोलॉजिकल ई इंडिया की है, उसने दूसरी वाली बनाई है। वो कौन सी है? VCRM 197 VCRM 197 ऐसा इसका नाम है। VICRM 197 ये जो है बनाई है किस कंपनी ने? ये बनाई है बायोलॉजिकल ई ने। अभी आपसे ये ऐसा नाम दे करके पूछ लिया जाए कि ये कौन सी चीज, किस चीज़ की जो है वैक्सीन है, या ये किस चीज़ को डिनोट करती है, तो या किस चीज़ को डिनोट करती है दोस्तों? ये टाइफॉइड की वैक्सीन है इंडिया की, जिसको बनाया है बायोलॉजिकल ई ने। और दूसरी टाइप बार है, टाइप बार TCV जो कि बनाया है भारत बायोटेक ने। ठीक है दोस्तों। और उसका साइंटिफिक क्या नेम होता है? टाइफॉइड जो होती है उसका सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से जो है। टाइफॉइड किससे होता है? ये बैक्टीरियल होता है। टाइफॉइड किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है। और इसका नाम क्या है बैक्टीरिया का? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं हम अब आगे दोस्तों। ये यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। और दूसरी एक छोटी सी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है लेकिन
वो क्या है, रशियन कॉस्मोनॉट सेट्स न्यू रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टाइम इन स्पेस। रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको, ये रशियन के जो है स्पेस में रहे हैं कब से कब तक, ये लगभग रहे हैं 878 दिन और 12 घंटे रहकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने का। और इनकी एज कितनी है, 59 ईयर्स है। और रशिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों, रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। और कोनोनेंको हैज़ मेड 5 जर्नीज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डेटिंग बैक टू 2008। 2008 से जो है इन्होंने 5 बारी जा करके ये स्पेस स्टेशन में रह के आए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और ये इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने आज का सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल और सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। आप रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी उम्मीद होती है आप लोगों से। तो इसी के साथ में दोस्तों सब्सक्राइब करिए और हमारे मोराल को थोड़ा सा बूस्ट करिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। हार मत मानिएगा, कितना भी आपका मन करे कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं, अल्टीमेटली होता उन्हीं का ही है। जो प्रयास ही नहीं करेगा उसका तो होने का कोई जो है चांस ही नहीं बनता है। तो इसलिए आप अपने प्रयास को मत छोड़िए, जो भी होगा देखा जाएगा दोस्तों, लगे रहिए। इसी के साथ में इजाज़त दीजिए। आज के जो भी करंट अफेयर्स थे हमने आपको करवा दिए हैं। हमारी जो है फाउंडेशन की क्लास चल रही है दोस्तों, एनसीईआरटी की 6 से लेकर के 12 तक की बेसिक टू एडवांस चल रही है। हमारा क्यूआर कोड है, हमारा ऐप है द नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल करके, वहाँ पे जा करके आप जो है प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। हमारे ये दोनों ही लैंग्वेज में चल रही हमारी एनसीईआरटी की बैच दोस्तों। ये फाउंडेशन क्लास है हमारी, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाइए। और इसी के साथ में आप देखिए आर बहुत नज़दीक है एग्जाम, तो 60 टेस्ट आपको मिल रहे हैं 75 रुपये में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेंगे आपको। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, अपनी तैयारी को और धार दीजिए और इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए दोस्तों। 30 टेस्ट ही करेंगे आप, अगर लेना है आपको तो 51 रुपये का मिल जाएगा। मीडियम आपका ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही हो सकता है, दोनों ही है हमारा। और जो है मोड ऑफलाइन देना चाहे या ऑनलाइन देना चाहे आप दोस्तों, कैसे भी इसको दे सकते हैं और परचेज कर सकते हैं आप। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। 11 फेब को आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। तो इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए। हमारे नोटबुक IAS चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खाते पीते रहिए, लगे रहिए दोस्तों, एनर्जी बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।